नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर लर्नर एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं 16 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में। 16 अगस्त 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं, वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जुड़कर उसे और भी मजबूत बना सकते हैं। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप डेली उठकर मॉर्निंग में एक टारगेट फिक्स किया कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया कीजिए। आप अगर डेली टारगेट बनाकर चलेंगे तो आपका कोई भी सिलेबस जो है इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, वह सब आराम से टाइम से कंप्लीट हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आने लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक टाइम से पहुंच सके। हमारे द्वारा यूपीएसआई के लिए डेली टारगेट सीरीज चलाई जा रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। अभी तक हमने 12 दिन का टारगेट दिया है, अब से हम डेली टारगेट आपको देंगे। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण हम डेली टारगेट नहीं दे पा रहे थे, लेकिन भरोसा करिए जितना भी हमने टारगेट आपको दिया है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार आप जाइए और वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो जो भी भाई बहन जो है यूपी पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर्स तो हर एग्ज़ाम में कॉमन है, ठीक है? ये आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, इसके उसमें इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप इसे तो नहीं स्किप कर सकते। तो आगे बढ़ने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। तो चलिए आज है 16 अगस्त और देखेंगे हम 16 अगस्त के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में। टाइटल देखकर आपको पता चल रहा होगा कि आज है 16 अगस्त 2026, ठीक है? 16 अगस्त 2026 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल का नाम है डियर लर्नर अकेडमी, आप यहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में आ जाइए और सर्च करिए डियर लर्नर अकेडमी। आपको पहले नंबर पर जो आइकन दिखेगा उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। देखते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 2026 को आरबीआई ने किससे संबंधित नया प्रस्तावित फ्रेमवर्क जारी किया? तो ये जारी किया है आपका लोन इंटरेस्ट रेट से संबंधित, ठीक है? लोन इंटरेस्ट रेट से संबंधित फ्रेमवर्क जारी किया है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को लोन और एडवांस डायरेक्शन 2026 का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य लोन प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी और ट्रांसमिशन और बोरोवर प्रोटेक्शन को मजबूत करना है, ठीक है? यानी इसमें पारदर्शिता के लिए इसने ये फ्रेमवर्क जारी किया है। किसने? आरबीआई ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? आरबीआई को प्रस्तावित नया लोन इंटरेस्ट रेट फ्रेमवर्क कब से लागू करने का प्रस्ताव है? तो ये लागू करने का प्रस्ताव कब से है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1 अप्रैल 2027 से लागू करने का प्रस्ताव है। यदि प्रस्ताव अंतिम रूप से स्वीकृत हो जाता है, यानी सभी तरीके से पास हो जाता है, तो यह 1 अप्रैल 2027 से लागू हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या? आरबीआई के प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन को किससे लिंक किया जाएगा? तो ये लिंक किया जाएगा आपका किससे? एक्सटर्नल बेंचमार्क से, ठीक है? एक्सटर्नल बेंचमार्क से और क्या क्या लिंक किया जाएगा? तो कमर्शियल बैंक के फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन्स को तथा एमएसएमई लोन यानी लघु उद्योग के लिए जो लोन मिलता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने का प्रस्ताव है। और क्या कह रहा है कि बेंचमार्क में आरबीआई रेपो रेट यानी कि आप कह सकते हैं रेपो दर, आपका रेपो रेट हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट का हो गया, गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक। इसके बाद क्या हो गया, या इसको कहते हैं क्या? एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित बेंचमार्क शामिल हो सकते हैं। किसमें? एक्सटर्नल बेंचमार्क में, यानी फ्रेमवर्क में ये सब जो है शामिल हो सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कहता है आरबीआई के प्रस्तावित फ्रेमवर्क में किन लोन्स को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने का प्रस्ताव है? तो इसमें जोड़ने का प्रस्ताव किसको है? तो आप कहेंगे कि फ्लोटिंग रेट पर्सनल और एमएसएमई। अगर हम बात करें फ्लोटिंग रेट की, तो फ्लोटिंग रेट क्या होता है? फ्लोटिंग रेट वह रेट होता है जो बाजार की स्थितियों के अनुसार, यानी आज बाजार का रेट कुछ और है, कल कुछ और रहेगा, या कल बढ़ेगा कल घटेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेट कहते हैं।
एमएसएमई के बारे में आपको पता होगा कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जो होता है इस एमएसएमई के अंतर्गत रखते हैं, यानी वही उसको उसका नाम दिया गया है लघु एवं सूक्ष्म उद्योग। और फ्लोटिंग रेट जो बाजार की स्थितियों के अनुसार उतार चढ़ाव आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रेट। किसमें उतार चढ़ाव आते हैं, ब्याज दर में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 14 अगस्त 2026 को सेंसस 2027 से संबंधित कितने प्रश्नों की अधिसूचना जारी की गई। तो 14 अगस्त 2026 को जनगणना 2027 के अनुसार 40 प्रश्नों की अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, 40 प्रश्नों की अधिसूचना जारी की गई। तो इसमें वो जो क्या दिया गया है, गृह मंत्रालय ने पॉपुलेशन इनुमिरेशन के लिए 40 प्रश्न नोटिस किए हैं। ठीक है, इससे पहले सुनने में आ रहा था 33 प्रश्न होंगे, 33 प्रश्नों को शामिल किया गया है, लेकिन टोटल कितने प्रश्नों को शामिल किया गया है, 40 प्रश्नों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सेंसस 2027 का दूसरा चरण किस महीने में होने वाला है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो है सेंसस 2027 जनगणना 2027 का दूसरा चरण और जो मुख्य चरण है वह फरवरी 2027 में होने वाला है। ठीक है, फरवरी 2027 में होगा, जिसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इनुमेरेशन। यानी इसमें किस चीज की गणना की जाएगी, तो आप कहेंगे कि व्यक्ति की आयु की, लिंग, ठीक, ये सब मुख्य टॉपिक होंगे। कितना मतलब कि एजुकेशन की, कितना पढ़ा लिखा है, और स्थिति की गणना इसमें की जाएगी। किसकी किसकी गणना की जाएगी, जो इसका जो है जनगणना का मुख्य चरण है, दूसरा चरण जिसको कहते हैं, सेंसस 2027 का जो दूसरा चरण है, इसको ही हम मुख्य चरण भी कहते हैं। इसका जो है किस महीने में स्टार्ट होगा, तो आप कहेंगे फरवरी 2027 में स्टार्ट होगा। इसमें व्यक्ति की आयु की, लिंग की, एजुकेशन की और उसके स्थिति के बारे में सारी जानकारियां ग्रहित की जाएंगी, मतलब कि एकत्रित की जाएंगी, और यही हमारा जो है मुख्य चरण जनगणना का होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, सेंसस 2027 भारत की कैसी सेंसस होगी। ठीक है, यानी जनगणना 2027 जो है भारत की कैसी जनगणना होगी, तो यह होगी पहली पूरी तरह डिजिटल सेंसस। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, पूरी तरह से डिजिटल सेंसस यानी डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, अब ये इसमें दिया गया है कि मतलब कि हमारी जो 2027 से पहले जो जनगणना हुई थी वह कौन सी थी जो पहली बार डिजिटल द्वारा की। तो आपको बता दें कि इससे पहले कोई भी जनगणना जो है पूर्ण रूप से डिजिटलाइज नहीं हुई थी। इससे पहले क्या होता था कि पेन और कागज के माध्यम से आपको जनगणना देखने को मिलती थी, मतलब कि टीचर निकलते थे पेन और पेपर लेकर, ठीक, इसके थ्रू वह जनगणना करते थे। लेकिन इस बार जो है पूर्ण रूप से डिजिटलाइज्ड जनगणना हो रही है, यानी इसमें मोबाइल फ़ोन ऐप्स का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से, टैबलेट का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से डिजिटलाइज्ड जो जनगणना है वह 2027 की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें दिया गया क्या, सेंसस 2027 के 40 प्रश्नों में निम्न में से कौन सी जानकारी शामिल है। क्या आपकी आधार शामिल है, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, या ये सभी। तो आप सही किसको करेंगे कि ये सभी जानकारियां इसमें शामिल है। ठीक है, आधार नंबर, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, इसके साथ साथ हाउस होल्ड शेड्यूल, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डेमोग्राफिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक डिटेल भी शामिल है। सामाजिक जो है आर्थिक स्थिति कैसी है वह भी इसमें शामिल की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें कि सेंसस 2027 की पॉपुलेशन इनुमिरेशन में निम्न में से किसकी गणना की जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें किसकी गणना की जाएगी, जाति की जो है गणना की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पीटरमैन ग्लेशियर किस देश या क्षेत्र में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे ग्रीनलैंड में स्थित है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है ग्रीनलैंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है पीटरमैन ग्लेशियर किस महासागर से जुड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीटरमैन ग्लेशियर जो है आर्कटिक महासागर से जुड़ा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आर्कटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगस्त 2026 में पीटरमैन ग्लेशियर से लगभग कितने क्षेत्रफल का आइसलैंड जो है अलग हुआ है। तो ये है आपका 76.4 वर्ग किमी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 76.4 वर्ग किमी आइसलैंड कैल्व हुआ है, यानी अलग हुआ है, जिसे 2012 के बाद ग्लेशियर के फ्लोटिंग आइस लॉस की बड़ी घटना में बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि श्री कलास्थी टेम्पल किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में।
अब आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो आप कहेंगे तिरुपति, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, श्रीकालाहस्ती टेम्पल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीकालाहस्ती टेम्पल जो है वह स्वर्णमुखी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया। अगला प्रश्न है, श्रीकालाहस्ती टेम्पल के विकास के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए की प्रपोजल राशि चर्चा हो रही है। तो इसके विकास के लिए 114.06 करोड़ रुपए की प्रपोजल राशि में की चर्चा हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रसाद योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। हमको बताना है कि प्रसाद योजना जो है किस मंत्रालय से संबंधित है। तो यह है आपका किससे, पर्यटन मंत्रालय से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रसाद योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका उद्देश्य पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रसाद योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो आप कहेंगे प्रसाद योजना जो है पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। गंगैक्थिस इंडोपेलिकस क्या है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गंगैक्थिस इंडोपेलिकस क्या है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो आप कहेंगे कि यह एक प्रकार की मछली की प्रजाति है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मछली की प्रजाति है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, गंगैक्थिस इंडोपेलिकस कहाँ खोजी गई। ठीक, हमको बताना है कि यह कहाँ पर खोजी गई। तो यह खोजी गई है कहाँ पर, बिहार के नीचे इंडो गैग्नेटिक प्लेन में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, पूर्ण अंधकार में रहने के लिए गैग्नेथिक्स इंडोपेलिकस की प्रमुख विशेषता क्या है। तो पूर्ण अंधकार में रहने के लिए इसकी प्रमुख विशेषता है रिड्यूस्ड आई और ट्रांसलूसेंट बॉडी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, रिड्यूस्ड आई और ट्रांसलूसेंट बॉडी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी आंखें स्किन से ढकी हुई हैं और शरीर ट्रांसलूसेंट तथा अनपिगमेंटेड है, यानी भूमिगत अंधेरे वातावरण के अनुकूल के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। बैबिरूसा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे पिग डियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, इंडोनेशियन बैबिरूसा की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है। ठीक है, हमको ये बताना है कि इसकी रेड लिस्ट क्या है। ये है वुल्नरेबल, यानी संकटग्रस्त प्रजाति है। ठीक है, हमने उस दिन आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था। ये है वुल्नरेबल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वोयागर 2 किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। तो ये है आपका नासा का। ठीक है, किसका मिशन है, नासा का। वोयागर 2 को नासा ने 1977 में लॉन्च किया। यह जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून का अध्ययन कर चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, सोम्पेन जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो ये करती है ग्रेट निकोबार आइसलैंड में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ग्रेट निकोबार आइसलैंड में सोम्पेन जनजाति निवास करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में केन्या के संबंध में कौन सी बात चर्चा में रही है। तो कौन सी बात ऐसी थी जो चर्चा में रही थी जो भारत के लिए है। तो आप कहेंगे कि केन्या ने भारत के PIOS और इंडिजिनस कम्युनिटी के रूप में मान्यता दी है। अब ये PIS क्या है, तो ये PIS का मतलब होता है कि प्रवासी भारतीय। ठीक है, और इंडिजिनस कम्युनिटी का मतलब होता है कि आदिवासी। तो केन्या ने भारत के PIOS को इंडिजिनस कम्युनिटी के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, AH-64E अटैच अटैक हेलीकॉप्टर का निर्माता कौन है। तो इसका निर्माता है बोइंग, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बोइंग जो है इसका निर्माता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है 15 अगस्त 2026 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो भारत ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अगर बात करें कि कितने पूर्ण हुए हैं, तो आप कहेंगे 79 पूर्ण हो चुके हैं। अब ये हमारा 80वां लागू हो गया है। ठीक है, 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह की प्रमुख थीम क्या है। ठीक है, हमको बताना है कि इसकी प्रमुख थीम 2026 के स्वतंत्रता दिवस के समारोह की प्रमुख थीम क्या थी, ये बताना है।
तो इसका प्रमुख थीम था युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। युवा शक्ति फॉर विकसित भारत 2047 2026 के स्वतंत्रता दिवस की प्रमुख थीम थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या, 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को कहां से संबोधित किया? तो आपको पता होगा कि ये लाल किला से संबोधित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है 15 अगस्त 2026 के समारोह में किस राष्ट्रीय गीत को विशेष महत्व दिया गया? तो आपको पता होगा कि ये वंदे मातरम को जो है विशेष महत्व दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, 150 वर्ष पूर्ण होने की स्थिति में इसको विशेष महत्व दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 2026 में वंदे मातरम से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण माइलस्टोन मनाया गया है? तो ये मनाया गया 150 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही जवाब है, 150 वर्ष। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ठीक है, तो वंदे मातरम के रचयिता आपके कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह उनके उपन्यास किससे जुड़ा हुआ है? आनंद मठ से जुड़ा हुआ है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का जो है कौन से मठ से संबंध है? तो आप कहेंगे आनंद मठ से संबंध है। यदि पूछ दिया जाए कि इसकी रचना किसने की, तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर पूछ दिया जाए कि इसमें से बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसकी रचना की है, तो आप कहेंगे वंदे मातरम की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वंदे मातरम को 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में किसने गाया था? तो इसको गाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन 1896 में गाया था। ठीक है, वंदे मातरम को। अब कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, शक्ति की सप्तधारा में कुल कितनी धाराएं हैं? तो शक्ति की सप्तधारा में कुल 7 धाराएं हैं। अब ये शक्ति की सप्तधारा किससे संबंधित है? तो सप्त मतलब 7 और धारा मतलब धाराएं होता है, यानी स्ट्रीम होता है। यह विकसित भारत 2047 के लिए 7 विकास क्षेत्रों का फ्रेमवर्क है। ठीक है, यह किससे जुड़ा हुआ है? विकसित भारत 2047 से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन शक्ति की सप्तधारा का हिस्सा है? ठीक है, हमको बताना है कि शक्ति की सप्तधारा का हिस्सा कौन है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और डिफेंस, यानी ये सभी शक्ति की सप्तधारा के हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है गति शक्ति का संबंध मुख्यतः किससे है? तो गति शक्ति का संबंध है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, इससे संबंधित है गति शक्ति का मुख्य संबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना कहना चाहेंगे कि देखिए वीडियो बनाने में जो है काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट को जुटाना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। तो यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, और यदि कोई हम में कमी रह जा रही है तो आप उसको भी बताया कीजिए। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी सभी कमियों को दूर करने के लिए, आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। और यदि आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। जो भी भाई बहन यूपीएसआई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप बिलीव कीजिए हमारे यहाँ आपको बहुत ही अच्छे लेवल के कंटेंट दिए जाएंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है विकसित भारत 2047 का लक्ष्य क्या है? तो देखिए विकसित भारत 2047 इसमें दे दिया गया है, तो इसका मतलब होगा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना। ठीक है, इसका ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2026 के संबोधन में कितने युवाओं को एआई में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य बताया गया है? तो ये बताया गया है 1 करोड़ युवाओं को। ठीक है, 1 करोड़ युवाओं को एआई में प्रशिक्षित करने के लिए का लक्ष्य जो है बताया गया है। कहाँ बताया गया? 15 अगस्त 2026 के संबोधन में। किसने बताया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। शक्ति की सप्तधारा में रक्षा शक्ति किससे संबंधित है? ठीक, तो हमको बताना है कि शक्ति की सप्तधारा में जो है रक्षा शक्ति जो है किससे संबंधित है, ये बातें बतानी है। ठीक, ऑप्शन में दिया गया है कृषि उत्पादन, उसके बाद दिया गया है क्या? रक्षा आत्मनिर्भरता या पर्यटन बैंकिंग। ये संबंधित है रक्षा आत्मनिर्भरता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है रक्षा आत्मनिर्भरता से। ठीक, डिफेंस पावर के अंतर्गत भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादन और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर जोर है किसमें? शक्ति की सप्तधारा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न कहता है क्या सप्तधारा में ग्रीन ब्लू इकोनॉमी में निम्न में से क्या शामिल है? क्या रेनवेबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ओशियन फिशरीज, यानी उपरोक्त सभी शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, उपरोक्त सभी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। पीएमजेडीवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि पीएमजेडीवाई का मुख्य उद्देश्य जो है वह वित्तीय समावेशन से है। ठीक है, किसे? वित्तीय समावेशन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू करने का वर्ष था 2014। ठीक, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लिए थे तभी यह योजना की गई थी, स्टार्ट की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है जेएएम का सही विस्तार क्या है? तो जेएएम का सही विस्तार है जनधन आधार मोबाइल। ठीक है, जे से हो गया जनधन, ए से आधार, एम से मोबाइल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ब्लैक नेक्ड क्रेन किस केंद्र शासित प्रदेश का स्टेट बर्ड है? तो ये है आपका लद्दाख का। किसका है? लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, लद्दाख का है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या ब्लैक नेक्ड क्रेन की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? तो ये है नियर ट्रीटेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, नियर ट्रीटेंड। एक मिनट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब नियर ट्रीटेंड मतलब ब्लैक नेक्ड क्रेन की IUCN रेड लिस्ट में नियर ट्रीटेंड श्रेणी में रखा गया है। यह संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्पेसीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI किस अधिनियम के तहत गठित हुआ है? तो ये गठित हुआ है एडवोकेट्स एक्ट 1961, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। BCI एक वैधानिक संस्था है जिसका गठन एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत हुआ। इसका संबंध लीगल प्रोफेशनल और लीगल एजुकेशन से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है आपका किससे? कानून और विधि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 15 अगस्त 2026 को भारत ने किस वर्ष की स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ पूरी की है? हमको ये बताना है कि किस वर्ष की स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ पूरी कर ली है। तो आप कहेंगे 1947 की। ठीक, ये जो हम अपना 80वां वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं ये 1947 से काउंट होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2026 की इंडिया केन्या करंट अफेयर्स में केन्या ने भारत की किस आकांक्षा का समर्थन किया? तो इसने समर्थन किस आकांक्षा का किया है, हमको ये बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा UNSC की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। ठीक, UNSC की अस्थायी सदस्यता का जो है इसने समर्थन किया। किसने किया है? केन्या ने। आगे बढ़ते हैं, केन्या की राजधानी की बात कर लें तो केन्या की राजधानी का क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि केन्या की राजधानी जो है वह है नैरोबी। ठीक है, नैरोबी केन्या की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 15 अगस्त 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में 21 तोपों की सलामी किस इंडिजीनियस फील्ड बैटरी द्वारा दी गई थी? ठीक है, तो 1721 फील्ड बैटरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, इसके द्वारा दी गई थी। एक मिनट, ठीक, अब लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान 21 गन सैल्यूट दिया गया। 2026 समारोह में यह सलामी इंडिजीनियस 1721 फील्ड बैटरी द्वारा दी गई। ठीक है, ये तो थे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी बाकी थे, कल हम वीडियो नहीं लेकर आ पाए थे क्योंकि कल था स्वतंत्रता दिवस और सभी लोग आज़ाद थे, तो कल वीडियो हम इसलिए नहीं बना पाए। आज हमने वीडियो बनाया, जो भी हमारे 2 दिन के करंट अफेयर्स बचे थे उन सब के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन सभी के लिए हम वीडियो लेकर आए, यानी टॉपिक पर को कवर किए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि कोई गलती हो रही है तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी भाई बहन UP SSC पेट की तैयारी कर रहे हैं और UPSI अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, UPP की अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़कर करंट अफेयर्स को कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हर एग्जाम से संबंधित करंट अफेयर्स कराए जाएंगे, जो मतलब आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर्स जो होता है वह हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम ये तो नहीं कर रहे हैं कि यहीं से पूछा जाएगा, लेकिन आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। हो सकता है अगर 1-2 क्वेश्चंस भी आप यहाँ से कर लिए गए
तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी और यूपीपी की वैकेंसी जो है इसी साल आने की उम्मीद है। और यूपी ट्रिपल सी पेट का एग्ज़ाम फिलहाल अभी कंडक्ट होने वाला है। इसका फॉर्म भरा जा रहा है, आप जाइए और अच्छे तरीके से इसका फॉर्म भरिए। कोई भी गलती मत करना, ओटीआर अच्छे से करना और फॉर्म को भी अच्छे तरीके से भरना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।